आज नया फोर्स सीखेंगे, टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? अच्छा, तुम लोगों को सच में उस तरह की आदत हो गई है क्या कि घर वाले डांटते नहीं है तब तक पढ़ते नहीं हो? ऐसा कुछ है क्या? खुद से पढ़ते हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? राइटिंग कैसी है? कोई तो बेकार बोला। अबे पढ़ लिया करो तुम यार। और तुम आशुतोष के आसपास मत बैठा करो कि पेन खा रहा है बैठ के। क्या कर रहा है बेटा? दातून कर रहा है पेन से। क्या हो रहा है ये सब यार? समाज कहाँ जा रहा है बेटा? क्या हो गया? क्या फंसा हुआ? आशुतोष कुछ फंसा है उसके दांत में, निकालो तो। टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? मत दिलाओ गुस्सा यार, तुम लोग इतने प्यारे हो, तुम्हें डांटने का मन ही नहीं करता है ना। पढ़ते भी हो तुम लोग तो। ऑनलाइन वाले बच्चे 1 मिनट में कैमरा ऑन कर लें बेटा, नहीं तो मुझे ना मजबूरन भगाना पड़ेगा बेटा। जब हम रस्सी के अंदर फोर्स की, तनाव की बात करते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज। क्या रस्सी कभी किसी को ढकेल सकती है? क्या लगता है आपको? जैसे मान लीजिए आशुतोष के गले में ऐसे रस्सी बांध दी है ना, और ऐसे उसको खींच रहे हैं, तो खींच सकते हैं ना? खींच सकते हैं। लेकिन अगर मैं रस्सी में ऐसे करूं, ऐसे ढकेलूं, तो क्या आशुतोष को धक्का लगेगा? नहीं। मतलब रस्सी केवल फोर्स कब एक्सर्ट कर पाएगी? जब वो टाइट होगी, जब वो मतलब खींच रही होगी, मतलब रस्सी में तनाव होगा। मतलब रोप्स कैन ओनली पुल, रोप्स कैन ओनली पुल, दे कैन नॉट पुश। आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि रस्सी पुश इसीलिए नहीं कर पा रही, जैसे आप रस्सी को पुश करने के लिए छोड़ते हैं, रस्सी ढीली हो जाती है, और जब रस्सी ढीली हो जाती है तो वो फोर्स लगा नहीं सकती। क्या ये बात समझ में आई? बस सिंपल सा है। टेंशन फोर हमें देखने को मिलता है रोप्स में बेटा, बेल्ट्स में, यहाँ पे हमें टेंशन देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल देते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए एक सीलिंग से एक रस्सी बांध के एक ब्लॉक टांग दिया, और ये बस टंगा है, और ये बस टंगा हुआ है, तो रस्सी खींचेगी कि नहीं खींचेगी बेटा? क्या लगता है आपको? खींचेगी। तो रस्सी इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगा रही होगी। क्या लगा रही होगी? टेंशन फोर्स। टेंशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहाँ देखने को मिलता है? रोप्स और बेल्ट्स में। ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। हमेशा पुलिंग होता है। सर कैसे लगाना होता है टेंशन? ये भी लिख लो, एक बात और लिख लो, एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगाते हैं बेटा। जिस पर टेंशन दिखाया जाता है ना, उससे अवे दिखाते हैं। मान लो अगर मैं सीलिंग पे टेंशन दिखाता तो कैसे दिखाता? नीचे की तरफ। किधर दिखाता? नीचे की तरफ। और ब्लॉक पे दिखा रहा हूं तो कहां दिखा रहा हूं? ऊपर की तरफ। एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट पे दिखाएंगे उससे दूर दिखाएंगे, क्योंकि यार खींचने का मतलब ही होता है कि ऑब्जेक्ट से दूर फोर्स बन रहा होगा। अगर ऑब्जेक्ट की तरफ दिखाते इसका मतलब आपने धक्का दिखाया। क्या दिखाया? मतलब पुश। क्या रस्सी कभी पुश कर सकती है? नहीं। इसीलिए जिस भी ऑब्जेक्ट पर टेंशन दिखाना होगा हमेशा आप उससे दूर दिखाइएगा। क्या ये बात आपके भेजे में जा रही है? अब याद करिए वो दिन और वो सवाल। एक क्वेश्चन था, कुछ कुछ ऐसा था शायद, याद आ रहा है? एक ब्लॉक ऐसे हैंग कर रखा था ना अपन ने, फिर मैंने इस पॉइंट पर टेंशन बनाई थी बेटा। देखिए, हाँ, यहाँ पे ऐसे बनाई थी, यहाँ पे ऐसे बनाई थी, और यहाँ पे डब्ल्यू बनाया था। याद आ रहा है? फिर अपन ने इसके क्या करे थे? कंपोनेंट। वहां भी आप नोटिस करिए, मैंने जिस जगह टेंशन दिखाई वहां से पास दिखाई, वहां से दूर दिखाई, दूर दिखाई, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज पुल नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, ये तीनों बातें ध्यान रखनी है भैया। रोप और बेल्ट में दिखाई देता है, हमेशा पुल नेचर का होता है, और कैसे लगाना होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगाना होता है। इज इट ओके? चलिए एक डायग्राम और बनाते हैं। पुली, पुली समझते हैं? पुली, पुली समझते हैं? कभी कुआं देखे हैं बेटा? कोई ना कोई मूवी तो देखे होंगे जिसमें कुएं से कोई पानी खींच रहा हो। तो कुएं से जब पानी खींच रहे होते हैं ना, तो जो घिरनी लगी होती है उसको पुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्सी जिसके ऊपर गई होती है, जो गोल गोल घूम रहा होता है ना,
दैट गोल गोल घूमने वाला डिवाइस इज नोन एज पुली। क्या पढ़ते हैं इसको? पुली। तो ये गोल गोल चक्का लगा हुआ है, चक्का मतलब ये बता रहा है कि बस रस्सी इस पे घूमना अलाउड है, रस्सी इस पे घूमना अलाउड है। चक्का नहीं होगा तो क्या करिएगा? कुएं की जो बाउंड्री है वहां से रस्सी घसर घसर करेगी और जल्दी टूट जाएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए पुली लगा दी जाती है और एफर्ट भी कम हो जाता है पुली से, है ना। जैसे आप जो सूटकेस लेकर के जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, अगर उसमें व्हील्स ना होते और आप उसे घसीट के ले जा रहे होते तो ताकत ज्यादा लगती और सूटकेस भी घिस जाता। लेकिन व्हील्स लगाने से क्या फायदा हुआ? ताकत बहुत कम लग रही है, छोटा बच्चा भी उसको रोल करके ले जा रहा होता है। जबकि वही बैग अगर लिटा दिया जाए प्लेटफॉर्म पे और बोला जाए उसे घसीटने, तो नहीं घसीट पाएगा। पर व्हील्स होने से क्या हो गया? फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन क्या हो गया? कम हो गया। हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तभी तो जो व्हील्स वगैरह होते हैं उसमें रोलर बियरिंग होती है। कौन सी बियरिंग? आपने कभी साइकिल चलाई है? कि आपके साइकिल का पहिए में कभी ग्रीसिंग करवाई है? ग्रीसिंग करते वक्त ना आप देखना अंदर गोल 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 बॉल्स लगी होती हैं, जैसे ये, अरे हाँ इसमें भी लगी है। इसमें जैसे ना ये आगे रोटेट होता है ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें पीछे ना रोलर बियरिंग्स लगी हैं, गोल गोल छोटी छोटी बियरिंग, रोलर बियरिंग, तभी रोटेट हो पा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन को घटाने के लिए हम रोलर बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसी तरह से फ्रिक्शन को घटाने के लिए हमने यहाँ पुली का इस्तेमाल कर रखा है। तो होता क्या है कि अब इस सवाल में टेंशन कैलकुलेट करने को आती है, तो सबसे पहले टेंशन बनाना आना चाहिए। अगर मैं M1 की बात करूं तो M1 पे टेंशन कहाँ दिखाओगे? ऊपर। और M2 पे कहाँ दिखाओगे? ऊपर की तरफ। ध्यान रखना, हम इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट का एनालिसिस भी करते हैं और पूरे सिस्टम का भी करते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। पर हमें फोर्सेस दिखाने आने चाहिए सिस्टम पे कि फोर्सेस कैसे दिखाना है। जब भी टेंशन दिखाओ, जिस पर भी दिखाओ, उससे दूर दिखाना। उससे कैसा दिखाना? दूर। दिस इज इंपॉर्टेंट बस, ठीक। ऑलवेज अवे। क्यों दिखा पा रहे हैं? क्योंकि रस्सी हमेशा खींच सकती है, कभी भी ढकेल नहीं सकती। तो पुश नेचर का फोर्स कभी भी रस्सी किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगाती है। दूसरा, मान लीजिए कल को आप पुली पे टेंशन दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे? हाँ, नीचे की तरफ। कहाँ दिखा देंगे? नीचे की तरफ। सिंपल। जिस भी ऑब्जेक्ट पे टेंशन दिखाना है उस पर नीचे की तरफ दिखा, मतलब सॉरी अवे। उससे कैसा दिखाना है? अवे, अवे दिखाना है। अच्छा, ऊपर वाली रस्सी में टेंशन दिखाएंगे तो ऊपर। मैंने टूटी क्यों लिख दिया आप समझ गए? क्योंकि पुली कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं हो रही, सिर्फ घूम रही है। तो पुली पे लगने वाले फोर्स कैसे होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस नहीं होंगे तो पुली भी तो उखड़ जाएगी, है ना, जो कि हमें नहीं है। हमारे सिलेबस में पुली उखड़ के एक्सेलरेट नहीं होने वाली है। तो ये टेंशन के बारे में दो तीन छोटी छोटी बातें थी, देख लेते हैं। एक कांटेक्ट फोर्स है। टेंशन कैसा फोर्स है बेटा? एक कहाँ कहाँ होता है? रोप, स्ट्रिंग, बेल्ट, चेन और रॉड में, है ना। लेकिन रॉड्स का टेंशन थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको थोड़ा सितारा लगा लें, टर्म्स एंड कंडीशंस टाइप का। रॉड का टेंशन थोड़ा डिफरेंट होता है। उसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। देखिए, रॉड का टेंशन डिफरेंट कैसे होता है? कोई मुझे बताएगा रॉड और रस्सी में क्या अंतर आता है फोर्स में? हाँ, शाबाश। रॉड पुश भी तो कर सकती है। समझ में आ रहा है? रॉड्स कैन पुल ऑल्सो एंड कैन पुश ऑल्सो। तो जैसे ये फोन रखा हुआ है ना, इसको अगर आप किसी रस्सी से बांधेंगे और धकेलेंगे तो धक्का नहीं लगेगा उसे, लेकिन खींचेंगे तो खिंच जाएगा। पर अगर कोई रॉड से कनेक्ट कर दिया तो पुश भी हो जाएगा और पुल भी हो जाएगा। अभी तो रॉड चिपकी नहीं है, रॉड अगर चिपकी होगी तो ये पुल भी हो जाएगा और ये पुश भी हो जाएगा। तो रॉड के टेंशन में यहाँ डिफरेंस आ जाता है। तो इस बात को लिख लीजिए यहाँ पर, इट कैन पुल एज वेल एज पुश। बेल्ट समझते हैं क्या होता है। कभी पुरानी आटा चक्की पे आटा पिसवाने गए हो? वहां पे ना पुली बेल्ट मैकेनिज्म होता है। अरे गन्ने का जूस भी पिया होगा यार। हाँ, तो जो मोटर और मशीन में जो कनेक्शन है वो एक बेल्ट के थ्रू होता है, ब्लैक कलर का बेल्ट होता है ना। हाँ, वो बेल्ट भी बहुत टाइट होता है, उसमें भी टेंशन है। अगर वो बेल्ट टाइट नहीं होगा तो वो पावर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। आपको इंजीनियरिंग में सिखाते हैं और जेईई में भी एक दो सवाल आए बताएंगे। पावर बेल्ट में टेंशन का रेशियो आता है E की पावर म्यू थीटा, ठीक है, डिराइव कराएंगे, सिखाएंगे सब कुछ। अगर उस बेल्ट में टेंशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, तो वो चक्का नहीं घूम पाएगा।
अब देखना कई बार घूमते घूमते बेल्ट उतर जाता है। अगर घूमते घूमते चक्के से बेल्ट उतर जाता है तो मशीन अपने आप क्या हो गई, बंद। असल में मोटर और मशीन के बीच में जो कनेक्टिंग एलिमेंट है वो तो बेल्ट ही था। मोटर के घूमने को बेल्ट ने ही ट्रांसफर किया है किस पे, मशीन पे। इसीलिए लूज बेल्ट होता है तो वो मशीन छोड़ देता है, तो बस अब दोनों अलग घूम रहे हैं, मतलब एक मशीन चलती नहीं है, मोटर घूम रही होती है बस। इसलिए आपको बेल्ट बहुत टाइट कनेक्ट करनी पड़ती है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान क्या रहे, बेल्ट टाइट रहे, तभी वो पावर को ट्रांसमिट कर पाएगा, अदरवाइज पावर ट्रांसमिट नहीं होगी। सेम बेटा आपकी बाइक में, साइकिल में कई बार चेन लूज हो जाती है, तो हर 1 किलोमीटर बाद चेन उतर रही होती है साइकिल की। आप कहते हैं यार ये बार बार चेन उतर रही है, फिर आप जाते हैं दुकान वाले के पास, वो चेन को टाइट करता है ना, और लगता है कि ज्यादा दिक्कत आ रही है तो चेन चेंज भी करनी पड़ सकती है। ज्यादा पुरानी चेन होगी तो एलिमेंट्स टेढ़े मेढ़े हो चुके होते हैं, तब उसको वापस से टाइट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो नई चेन फिर आपको बोलेगा भैया चेन चेंज करा लीजिए। क्योंकि आपके रोटेटिंग व्हील में, एक्सेल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक्सेल। एक्सेल पे जो चक्का बना हुआ है उस पे चेन लगी है और वो आगे वाले पहिए से जुड़ी है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो पीछे वाला पहिया चलना शुरू होता है असल में, और उसके कारण आपका आगे वाला पहिया चलता है। आप सिंगल स्टैंड पे लगाना, वो डबल स्टैंड पे लगाना, और आप देखना टायर घुमा के केवल एक ही टायर घूमता है, पीछे वाला। ठीक है, तो असल में आप पावर ट्रांसमिट पीछे वाले रियर व्हील पे कर रहे हैं, है ना। ज्यादातर गाड़ियां हमारी रियर व्हील ड्राइव होती है। कौन सी होती है, रियर व्हील ड्राइव होती है। आजकल तो फ्रंट व्हील रियर व्हील दोनों आने लगी हैं, वो थोड़ी कॉस्टली होती है ना। फ्रंट व्हील रियर व्हील दोनों आती है। दोनों से फायदा क्या होता है, ये फायदा होता है यार, देखो मान लीजिए आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई और रियर व्हील ड्राइव है, तो आपका इंजन सिर्फ क्या करेगा, रियर व्हील को पावर देगा, और उसके चलने पे डिपेंड करेगा आगे वाले का चलना। ठीक, लेकिन हो सकता है कि अगर दोनों इंजन पावर दें, मतलब सॉरी दोनों में इंजन पावर दे, फ्रंट व्हील में भी और रियर व्हील में, तो गाड़ी निकलने के चांसेस ज्यादा हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन है दोनों का, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर। इसीलिए 4 व्हील ड्राइव थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं उनके लिए कौन सा बेहतर है, 4 व्हील। जो लोग सिटी में चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं, रियर व्हील। सिंपल है, उनके लिए एक से आराम से काम चलता है, कभी दिक्कत नहीं आती। ऑफ रोडिंग में भी लोग रियर व्हील से कर लेते हैं, जो लोग अच्छे ड्राइवर हैं वो तो रियर व्हील से ऑफ रोडिंग भी कर लेंगे। बट फॉर इंस्टेंस कौन सा बेटर होना चाहिए, 4 व्हील ड्राइव, है ना, दोनों, रियर व्हील भी और फ्रंट व्हील भी। क्या नहीं, स्पीड बढ़ना तो इंजन की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, हाँ, तो ये बेल्ट्स, रोप्स, चेन, ये सब पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स होते हैं लाइफ में, है ना, ये काम आता है। तो हम सिर्फ रोप्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, बेल्ट्स के बारे में आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे अगर करेंगे तो, और रॉड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत होता है, इंजीनियरिंग में होता है। बाकी रॉड्स और रिजिड बॉडीज के बारे में हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन में। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब ही होता है जो फ्लेक्सिबल ना हो, है ना, जिसके एंड्स के बीच में कोई भी पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल अगर ये एक रॉड है तो इसको रॉड हम बोल ही इसीलिए पा रहे हैं कि इसके एंड पॉइंट्स में सेपरेशन चेंज नहीं हो सकता। आप कहोगे तोड़ दो हो जाएगा, नहीं, रफली इट इज अ रॉड। अगर मैं इसको कोई मोशन करा रहा हूँ, क्या उस मोशन के दौरान इसके एंड पॉइंट्स में सेपरेशन चेंज होगा, नोप्स नहीं होगा। ठीक, आई कैन टर्म इट एज रिजिड बॉडी, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ देयर इज नो बॉडी विच इज परफेक्टली रिजिड। हर बॉडी कभी ना कभी किसी ना किसी स्ट्रेस पे ब्रेक हो जानी है, लेकिन फिर भी हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, मान लीजिए आयरन की रॉड होती है अपने पास, तो उसको हम रिजिड मान सकते हैं। आपको उसकी खोपड़ी में 10 बार बजाएंगे कुछ नहीं होगा रॉड को, समझ रहे हैं ना, खोपड़ी तो ब्लास्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो रिजिड भी जब किसी को बोलते हैं तो ऑब्वियसली इन कंपैरिजन बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, इन कंपैरिजन। जैसे आपकी कार का जो एक्सेल होता है वो बहुत रिजिड है, हाईली रिजिड। सबसे ज्यादा लोड कार पे कहाँ रहता है बेटा, एक्सेल पे रहता है। जब एक्सीडेंट होता है तो आप देखना, अगर किसी कार की चेसिस या एक्सेल बेंड हो जाता है तो फिर आप समझ जाइए अब रिपेयर का चांस नहीं है उसमें, अब वो नया चेंज होगा, अब चेसी नई लगने वाली है। इसीलिए बोलते हैं अगर एक्सेल डैमेज हुआ है मतलब एक्सीडेंट ब्रूटल था, खतरनाक। और अगर एक्सेल और चेसिस डैमेज होने पे आप बच गए तो फिर तो बेटा केवल ईश्वर की कृपा है, आप तभी बचे हैं, किसी एयरबैग ने नहीं बचाया आपको, ध्यान रखना। ठीक है, एक्सेल मुड़ जाना इज वेरी बिग डील। एक्सेल बहुत अच्छा मटेरियल होता है कार का। एक्सेल समझ रहे ना बेटा, 2 पहियों को जोड़ने वाली जो रॉड लगी है, हाँ, जो चेसिस का हिस्सा है। चेसिस मतलब ढांचा हो गया, एक्सेल मतलब कनेक्टिंग पार्ट।
अगर ये डैमेज होता है किसी एक्सीडेंट में तो दिस इज वेरी रेयर कि सरवाइव कर जाए कोई, और अगर कर भी जाएगा तो अब उसका इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होगा कि चेंज करवा लो, एक्सेल ले गए लोहार के पास ठोक ठोक के सीधा कर दिया, ये ना हो पाएगा अब, क्योंकि एक बार बेंड होने के बाद उसका स्ट्रक्चर अंदर से परमानेंटली डिफॉर्म हो चुका है। अब वो छोटे एक्सीडेंट वापस से जल्दी मुड़ेगा, एक मुड़े हुए रॉड को मोड़ना और आसान हो जाता है ना, उसको कम स्ट्रेस में मोड़ा जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस डेवलप हुआ है। क्या बोल रहा है, स्ट्रेस डेवलप हुआ है बेटा, जितनी भी शार्प एजेस होती है ना आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट, वहां स्ट्रेस डेवलप ज्यादा होता है। जो भी आप ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल एक घर पे देखा तो होगा, कांच की प्लेट देखी होगी ना, सर्कुलर होती हैं एजेस, सर्कुलर हमेशा। लेकिन अगर कांच की पुरानी आपके घर में टेबल हो जिसमें नुकीली एजेस होती हैं, आप देखना वहां पे एब्रेशन हो गया होगा, वहां से टेबल घिस गई होगी। जब भी हम किसी पार्ट की डिजाइनिंग करते हैं और उसकी एजेस शार्प करते हैं तो वहां पे कॉर्नरिंग इफेक्ट आता है। उसकी कैलकुलेशन भी करते हैं आपकी कितने कॉर्नरिंग पे कितना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं इनबिल्ट स्ट्रेस इन द मटेरियल। सर मटेरियल में इनबिल्ट स्ट्रेस होता है? हाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रॉड लिया, फ्लेक्सिबल रॉड लिया, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मोड़ा, छोड़ने के बाद वापस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर वो फ्लेक्सिबल है तो छोड़ने के बाद वापस आया ही इसीलिए क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेस डेवलप हो गया, जैसे ही आपने छोड़ा वापस से स्ट्रेस रिलीज हुआ। समझ गए? आप इन मटेरियल्स की पढ़ाई करेंगे, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इलास्टिक बॉडीज है ना, हमारे सिलेबस में है इलास्टिसिटी, वहां हम सीखेंगे कितने स्ट्रेस डेवलप होंगे, कितने फोर्स पे, ये सब सीखने वाले हैं। तो ये सब एलिमेंट्स हम धीरे धीरे यूज करते चलेंगे। रोप, स्ट्रिंग, रोप को स्ट्रिंग का नाम भी देते हैं, किसका? स्ट्रिंग। और चेन के बारे में अभी बताया, साइकिल वगैरह में जो चेन लगी होती है। और बेल्ट्स और रॉड्स। बस रॉड में ध्यान रखना, देखो अब ये जो बात लिखी है, इट कैन ऑलवेज पुल बट नेवर पुश, ये कब लिखी है आप समझना, रस्सी के लिए लिखी है, रॉड के लिए नहीं लिखी है। रॉड के लिए भी लिखी है तो कब? जब रॉड चिपकी नहीं है। अरे ऑब्वियसली यार, ये तो सोच सकते हो खुद से, ये अभी पुश कर पा रहा है, पुल कर पा रहा है क्या? डिटैच हो जा रहा है, कहाँ पुल कर पा रहा है। लेकिन अगर चिपका दिया तो पुल भी कर लेगा। ये आप सोच सकते हो ना, सवाल पे सिचुएशन क्या आएगी उस हिसाब से सोच सकते हो ना कि यहाँ पे पुलिंग भी हो सकती है और पुशिंग भी हो सकती है। बोलो भैया, कैसे एक्ट करता है? ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप। हाँ, लेंथ के अलोंग एक्ट करता है। अच्छा, वाली बात कहाँ गई? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, नहीं लिखा, चलो मैंने लिख दिया, आप ऐड कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो और सुनो। सेल्फ एडजस्टिंग है, कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एडजस्ट नहीं होगी, डायरेक्शन तो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगी। कैसी होगी? लेकिन सेल्फ एडजस्टिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब समझिए। आपके घर में जो जाल लगा होता है ना, ग्रिल लगा होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे पहले कपड़ा बांध के बॉल लटका के ऐसे प्रैक्टिस करते थे। तो मान लीजिए आपने उसमें से बांधा, और छोटे बच्चे तो लटक भी जाते थे। तो मान लीजिए आपने पहले 2.5 किलो का बच्चा लटकाया, नहीं बहुत छोटा होता है उसको मत लटकाना। 5 किलो का बच्चा मान लीजिए आपने लटकाया, उससे नहीं टूटा। फिर आपने 10 किलो का बच्चा लटकाया, नहीं टूटा। फिर आपने 20 किलो का बच्चा लटकाया, तब भी नहीं टूटा। आपको लगा अब तो मैं भी लटक जाऊंगा, और आप थे 60 किलो के, और जैसे ही आप लटके वो चुन्नी टूट गई। समझ में आया? हाँ, तो फोर्स एडजस्ट हुआ इस दौरान, आपने शायद नोटिस नहीं किया। जब 5 किलो का बच्चा लटका होगा तब टाइटनेस अलग होगी, जब 20 किलो का बच्चा लटका होगा तब टाइटनेस अलग होगी, और जब 50 किलो का बच्चा लटका होगा तब टाइटनेस अलग होगी। हो सकता है टूट ही जाए। इसका मतलब टेंशन फोर्स खुद को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, एक सीमा है। इसीलिए लिखा हुआ है सेल्फ एडजस्टिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड विथ मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। जनरली जब डिजाइनिंग पढ़ेंगे आप इंजीनियरिंग में, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि डिजाइनिंग हम एफओएस लेके करते हैं। एफओएस मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एफओएस मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल कोई रोप है जिसको एक माउंटेन क्लाइंबर को यूज करना है, तो कोशिश की जाती है हर एंगल से रस्सी को खींच करके देखा जाए और माउंटेन क्लाइंबर के एवरेज वेट के करीब 3 से 4 गुना लोड को वो झेल सके। इनफैक्ट और ज्यादा, मैंने तो कम बोल दिया, और ज्यादा। क्योंकि लोड 2 तरह से एग्जीक्यूट होता है ऑब्जेक्ट्स पर, अगर आप नोटिस करें। एक होता है ग्रेजुअल फोर्स और एक होता है इम्पैक्ट फोर्स। एक होता है ग्रेजुअल फोर्स और एक होता है इम्पैक्ट फोर्स। ग्रेजुअल फोर्स का मतलब है धीरे धीरे फोर्स लगे। इम्पैक्ट फोर्स का मतलब है सडनली। बॉलर ने बॉल अगर कराई है
और क्रिकेटर ने शॉट मारने का है, तो क्रिकेटर अगर ऐसे शॉट मारेगा और ऐसे शॉट मारेगा तो कौन सा शॉट ज्यादा इम्पैक्टफुल है, आप समझ जाइए। हाँ, भले ही फोर्स सेम लगाया उसने, ऐसे में भी और ऐसे में भी, बट ये वाला सडन फोर्स था। कैसा फोर्स था? इसको बोलते हैं इम्पैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? एंड इम्पैक्ट फोर्सेस आर मोर डेंजरस एज कंपेयर टू ग्रेजुअल फोर्सेस या कंटिन्यूअस फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर की जो छत है उस पे हो सकता है हम एक हाथी को आराम से क्रेन से ले जाके बैठाएं तो छत ना टूटे, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट 1 किलोमीटर दूर से अगर एक हाथी को गिरा दिया, अब छत टूट जाएगी बेटा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे शायद। हाँ, अब जैसे जयविलास में बड़े बड़े झूमर लगे हैं, तो वहां पे हाथियों को चढ़ा के टेस्टिंग की थी कि भैया हाथी, 2-3 हाथी चढ़ा दिए क्योंकि वो झूमर बहुत भारी है, तो हाथियों से टेस्टिंग कर ली, हाँ नहीं टूट रही, ओके। लेकिन अगर हाथी को ऊपर चढ़ाते और वो ऐसे कर देता तो? हाँ, अब आपको क्या लगता है जब आप किसी जगह पे ऐसे चल रहे होते हैं और कब कब ज्यादा एग्जर्ट कर रहे होते हैं फोर्स? जब इम्पैक्टफुली फोर्स लग रहा होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, तो जब आप डिजाइनिंग पढ़ेंगे ना इंजीनियरिंग में, तो आपको बहुत सारे पैरामीटर सोचने पड़ते हैं। डिजाइनिंग आसान नहीं है लेकिन बहुत मजेदार है, बहुत ही बढ़िया। एक सब्जेक्ट आता है मशीन डिजाइन, मतलब सिर्फ मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। लेकिन इंडस्ट्री में आज भी अगर आपको एआई के साथ कुछ कंबाइन करना है और आपने मैकेनिकल लिया है, तो आप फिर मशीन डिजाइन को कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब डिजाइनिंग हाथ से नहीं होनी, अब होनी किससे है? मशीन से। लेकिन इनपुट किसको देना है? इंजीनियर को। तो जितना शानदार इंजीनियर उतना शानदार डिजाइन, ठीक है। पर फिर भी मैकेनिकल ना लें, मेरी सलाह नहीं है। जिसको पढ़ना है ना बहुत अच्छे से, वो ले सकता है। हालांकि कोई भी ब्रांच लें, जॉब तो आजकल आईटी सेक्टर में ही है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेट हो गया है बेटा। न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, सही बात है। मैंने जब ये डायग्राम बनाया तो मैंने इनडायरेक्टली न्यूटन लॉ दिखा दिया आपको, ठीक है। ये रस्सी ऊपर इसको टी से खींच रही है, तो ये पुली को भी नीचे टी से खींच रहा है, इनडायरेक्टली थर्ड लॉ दिखा दिया। इनफैक्ट बेटा इस दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं सबको थर्ड लॉ मानना पड़ेगा, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कोई भी फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। क्या आपको टेंशन फोर्स के बारे में बातें समझ में आई? बोलो बेटा। हाँ, हमेशा क्या करेगा? पुल करेगा। लगाना कैसे है? ऑब्जेक्ट से दूर। लगाना कैसे है? ऑब्जेक्ट से दूर। सिंबल क्या है? टी। सिंबल क्या है? कहां कहां यूज होगा? रोप, बेल्ट, चेन, रॉड्स। 99.99% आपके सिलेबस में रोप्स है। क्या है? एससी वर्मा का एक रॉड वाला सवाल है डायनेमिक्स में, ठीक है। मैं कराऊंगा आपको, तब आपको डिफरेंस समझाऊंगा क्या डिफरेंस आता है। अभी रहने देते हैं, अभी जरूरत नहीं है, पहले डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये इससे टेंशन दिखाया है, दूर दिखाया है, इससे दिखाया है, दूर दिखाया है। ऑल दो थोड़ी देर बाद देखो, यहाँ मैंने T1 T2 लिखा है, थोड़ी देर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आइडियल रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होती है। आइडियल रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होती है। आइडियल रस्सी क्या होती है? मासलेस। हमारे सिलेबस में रस्सी कैसे मानते हैं? हालांकि एक मास वाली रस्सी पे भी सवाल आया हुआ है, तो वो भी कैसे करते हैं सीखेंगे। अब पहले मैं आपको समझा दूं कि मासलेस और ये सब ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। सोचिए ये कोई रस्सी है, इससे कोई भी ब्लॉक नहीं टांगा, लेकिन इसका खुद का मास m है, इसकी लेंथ l है। अच्छे से समझना, कॉमन सेंस है वैसे तो सारा। मान लीजिए ये आशुतोष है। कौन है ये? आशुतोष। इसके बाल पकड़ के ऐसे लटका रखा है मैंने, ऐसे। क्या लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ होगा? खोपड़ी पे कि तलवे पे? यस, क्योंकि खोपड़ी को खींचने के लिए पूरा शरीर है, और नीचे आ गए भैया घुटनों पे। घुटनों पे कम स्ट्रेस होगा, पूछो क्यों? घुटने के नीचे जितना हिस्सा है ना पैर का, केवल उतना खींच रहा है। आप शायद मेरी बात नहीं समझे। एक बंदर की पूंछ से दूसरा, दूसरे की पूंछ से तीसरा, तीसरी की पूंछ से चौथा। सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसकी पूंछ में? पहले वाले की पूंछ में, क्योंकि लग तो रहा है कि उससे एक ही लटका है, पर उस एक से नीचे 2 और लटके हैं। और सबसे कम स्ट्रेस किसकी पूंछ में? नीचे वाले की पूंछ में। ये तो भैया कॉमन सेंस वाली बात हो गई। तो ये एक बहुत भारी रस्सा टांग रखा है, रस्सी नहीं रस्सा। मोटे मोटे रस्से होते हैं गाय भैंस बांधने के लिए, आशुतोष तुम तो समझते ही होगे, है ना। गाय भैंस बांधने के लिए बहुत मोटे मोटे रस्से होते हैं। मान लीजिए उसको हैंग कर दिया। क्या कर दिया? हैंग कर दिया। इसके हर एक हिस्से में अलग स्ट्रेस होगा, पूछो क्यों?
इस हिस्से के नीचे इतनी रस्सी लटकी हुई है और इस हिस्से के नीचे इतनी रस्सी है और इस हिस्से के नीचे तो पूरी रस्सी है। हर जगह खिंचाव अलग अलग होगा। जस्ट इमेजिन कि ये रस्सी ना होकर के बंदरों का कलेक्शन है। क्या है बंदरों का? बहुत सारे बंदर टंगे हुए हैं 1,500। तो आप समझ जाइए सबसे ज्यादा स्ट्रेस ऊपर वाले की पूंछ में होगा और धीरे 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 आते आते स्ट्रेस कम होने लगेगा। सर हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जेई में सवाल आया है, मेंस में आया है, हाँ मेंस में ही आया है, करेंगे पीवाईक्यूज में। ठीक है कि मासिव रस्सी में अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो टेंशन अलग अलग जगह पे कैसा होता है। इजी है, टफ नहीं है। ठीक है, सीखेंगे। इसीलिए मास वाली रोप में टेंशन हर जगह कैसा होने वाला है? अलग अलग। तो हम अपने सवालों को सिंपल करने के लिए, हालांकि फर्जी बात है लेकिन सवालों को सिंपल करने के लिए रस्सी को कैसा मानते हैं? मासलेस। कैसा मानते हैं? और इनएक्सटेंसिबल। कैसा मानते हैं? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है रस्सी में खिंचाव नहीं होगा, रबर जैसा काम नहीं करेगी रस्सी। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल। इसको बोलते हैं आइडियल रोप। आइडियल रस्सी जो आपका सवाल आसान कर दे। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपने कोई ब्लॉक टांग दिया तो हर हिस्से में टेंशन कैसा होने वाला है? सेम। पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा। पूछो क्यों? इस हिस्से को खींचने वाला भी सिर्फ एम, इसको खींचने वाला भी सिर्फ एम, क्योंकि रस्सी में तो कोई मास माना ही नहीं है। और इसको खींचने वाला भी सिर्फ एम, क्योंकि रस्सी का खुद का तो कोई मास है ही नहीं। हर हिस्से के नीचे जो खींच रहा है वो कौन है? एम। वो कौन है? एम। वो कौन है? एम। इसीलिए टेंशन कैसा है? सेम। हालांकि आपको समझ आ गया होगा रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में डिफरेंट होता है। हाँ, तो जब आप मशीन डिजाइन करते हो तो रियल एनालिसिस ही करते हो। कौन कौन डिफरेंट करता है? सब रियल करते हैं। सीखते तो लेकिन पहले आइडियल से हैं। आइडियल आता होगा तब जाके तो रियल आएगा। इसीलिए शुरुआत आइडियल से करते हैं। रस्सी को मान लेते हैं मासलेस, ताकि टेंशन कैसा हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है, ओके। ऑल दो आप जो रस्सियां यूज करते हैं ऐसा भी नहीं है कि ये गलत है, ये सही है। कई बार आप देखेंगे रस्सियों का मास बहुत कम होता है एज कम्पेयर जो उनसे टांगा गया है। आप कई बार देखना रस्सियों का मास उतना नहीं होता जितना उनसे टंगे हुए ऑब्जेक्ट्स का होता है। तो अगर आप उसको नेग्लेक्ट भी करेंगे टेंशन को, रस्सी के अंदर वेरिएशन को, तो भी आपका आंसर लगभग सेम आएगा। तो भी आपका आंसर लगभग सेम आएगा। तो ऐसा नहीं कि गलत पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, बस इजी केस पढ़ रहे हैं। तो ये टेंशन के बारे में कुछ बातें थी। मुझे लग रहा है कुछ कुछ चीजें लिखी हैं। अब देखो इन्होंने T1 और T2 माना है, ये हो गया जनरल केस। ठीक, देखो लेकिन इस केस में पूरे में टी लिख रखा है। हाँ, क्योंकि इन्होंने आइडियल माना है रस्सी को। क्या माना है? आइडियल। इसीलिए थ्रू आउट टेंशन सेम होता है। सेम रस्सी सेम टेंशन। कैसे याद रखना है? सेम रस्सी सेम टेंशन। अगर रास्ते में कोई डब्बा आ जाए, ब्लॉक या कोई गठान आ जाए तो टेंशन चेंज होता है, अदरवाइज टेंशन चेंज नहीं होता। सेम रस्सी सेम टेंशन, यही चीज लिख लिया था मैंने अपने नोट्स में, आप भी लिख लें। सेम रस्सी सेम टेंशन, है ना। एक रस्सी में जब तक ब्लॉक और गठान ना आ जाए तब तक टेंशन चेंज नहीं होता है। मुझे लगता है एक दो बातें लिखनी चाहिए आपको, एक दो बातें मिसिंग है इसमें। जैसे कि ये ऑलवेज पुलिंग इन नेचर लिखा है शायद वहां पे, ये लिख लो एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेंशन के लिए लिखो एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। लिख लिया था? अच्छा, ये हम सीख रहे हैं कि तरह तरह के फोर्सेस आएंगे और उनको दिखाना कैसे है। फिर आएंगे सवालों पे। फिर किस पे आएंगे? सवालों पे। आज बच्चे कम दिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो गए हैं। लिख लिया बेटा, सिर्फ इतना लिखना था, एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेंशन को हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर दिखाया जाता है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, आइडियल पुली का मतलब, आइडियल रोप का मतलब होता है मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। आइडियल रोप का मतलब होता है मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये लिखा है, ये रहा, ये रहा। यहां लिखो आइडियल रोप। अगर रोप आइडियल होगी तो उसका मास 0 होगा और उसमें थ्रू आउट टेंशन कैसी होगी? सेम। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, सेम रस्सी
सेम टेंशन, आइडियल रूप में सेम रस्सी सेम टेंशन, लेकिन कब तक? जब तक बीच में कोई ब्लॉक या गठान नॉट ना आ जाए। क्या रिपीट? ये वाली लाइन, सेम रस्सी सेम टेंशन, जब तक बीच में कोई ब्लॉक या नॉट ना आ जाए, जब तक बीच में कोई ब्लॉक या नॉट ना आ जाए। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है, इसमें सिर्फ टेंशन फोर्स का सवाल है, हम इस सवाल को बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से समझने वाले हैं, देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है भैया। टेंशन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट पूछना है? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ठीक है, आइडियल रस्सी होगी तो टेंशन सेम होगा, ब्लॉक या नॉट बीच में आएगा तो टेंशन डिफरेंट हो जाएगा, T1 T2 हो जाएगा। कैसे दिखाना है? ऑब्जेक्ट से दूर। कैसे दिखाना है? ऑब्जेक्ट से दूर। हमेशा पुल करता है, हमेशा क्या करता है? पुल करता है। ठीक है, ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूटन्स लॉ को मानता है, ये तो बेटा मानना ही पड़ेगा, उसमें उसकी मर्जी नहीं है, उसमें न्यूटन भाई की मर्जी है। क्या हो रहा है यार? अब इसको अपन जो है क्रॉप कर लेते हैं, तो देखते हैं, इसको समझते हैं। अरे यार क्या हो रहा है? ये कुछ तो हो रहा है यार, ये क्या हो गया यार? सवाल पढ़ लो आप तो। टैब आपकी क्लास में सबके पास आ गया है ना? बहुत बढ़िया। आप करना नहीं, आप सॉल्व नहीं करना, आप बस पढ़ना। नहीं, अच्छी बात है, कर लिया तो अच्छी बात है, पर ना करें अभी। आपको टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा ना बेटा PYQs में, आप लोग क्यों नहीं लगाते हैं? अच्छा, आप लोगों ने खुद, शायद कुछ लोग ऐसे हों शायद जिन्होंने अपने बिहेवियर में चेंज नोटिस किया हो। आप में से कौन कौन ऐसा है जिसको ऐसा लगता है सर जब ज्वाइन किया था और आपके कंपैरिजन में मैं थोड़ा सिंसियर तो हो गया हूँ? कोई है ऐसा? एक तो अच्छे से हाथ उठाओ यार, मतलब प्रॉपर। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा चेंज आया हो खुद के नेचर में, घर पे भी थोड़ा मैच्योर लोगों की तरह व्यवहार करते हो आप? नहीं, अच्छा, ठीक, ओके। हाँ, पर थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं लाइफ को लेके, ऐसा? अच्छी बात है, अच्छी बात है, गुड। हाँ, अरे हाँ, मतलब वही पढ़ाई को लेके, लाइफ को लेके कौन सीरियस होता है? लाइफ का तो कोई भरोसा भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे से सवाल देखना बेटा। दिस इज जस्ट लाइक, आप सोचें कि अगर दो ईंटें हैं, यहीं पे बना देते हैं, समझ जाओगे, समझदार हो। सीटी वीटी ना बजाओ बेटा, ऐसा झापड़ मारूंगा ना, सीटी बजेगी 3 दिन कान में। अगर ये दो ईंटें हैं, अच्छा शुरुआत में ऐसा भी हो सकता है कि ये पास पास रखी हो, पास होंगी तो रस्सी सिकुड़ी होगी। रस्सी कैसी होगी? सिकुड़ी होगी। जब आप खींचेंगे तो दूसरा ब्लॉक तब तक नहीं ना चलेगा जब तक रस्सी टाइट ना हो जाए। इजंट इट ऑब्वियस? क्या बोल रहे हो यार सर? अरे बेटा यार, तुम कैसी बातें करते हो? कॉमन द सेंस बेटा। ये रस्सी शुरू में ऐसी सिकुड़ी डली है, अब आपने इस सिस्टम को चिपकी है पर सिकुड़ी है, अब आपने इस पे फोर्स लगाना चालू किया F। कुछ देर तक ये अकेला चलेगा, पता है? जब तक रस्सी खींच नहीं जाती तो कुछ देर तक ये अकेला चलेगा, आगे आ जाएगा। पर एक समय ऐसा आएगा जब रस्सी एकदम कैसी हो जाएगी? टाइट। अब रस्सी हो गई टाइट, अब क्या होएगा? अब तो भाई साहब मजबूरी है, अब तो मजबूरी यो है कि अब अगर फोर्स लगता रहा तो दोनों साथ चलेंगे, दोनों साथ चलेंगे। और हमारे सिलेबस में हम स्लैक रस्सी की पढ़ाई भी नहीं करते, बता चुका हूं आपको, ठीक? और ऐसी रस्सी की पढ़ाई भी नहीं करते जो स्ट्रेच हो। कल को आप में से कोई बोले सर हो सकता है ये सर रस्सी खिंच गई तो थोड़ी देर ये और अकेला चल लिया तो, हाँ ये तो करना है इंजीनियरिंग में। कहाँ करना? इंजीनियरिंग। वहां पे सारे तोते उड़ेंगे बेटा, आपके मन के जितने तोते हैं सब इंजीनियरिंग में उड़ाए जाएंगे।
इनफैक्ट वहां पे तोते नहीं रुकते हैं, आपको रुकना पड़ता है, अरे बस। ठीक है, हाँ। फिलहाल तो एकदम सिंपल तोता है, रस्सी है एकदम टाइट, रस्सी कैसी एकदम, बस ना तो खिंचेगी ना ही सिकुड़ेगी, ना तो स्लैक होगी, स्लैक मतलब सिकुड़ना, एक्सटेंड मतलब खिंचना, एक्सटेंड मतलब खिंचना, दोनों ही नहीं होता है हमारे सिलेबस में। अब यहां से मुझे ये समझ में आना चाहिए, जितने एक्सेलरेशन से ये वाले भैया भागेंगे उतने ही एक्सेलरेशन से इनको भागना पड़ेगा, नहीं तो या तो रस्सी सिकुड़ जाएगी या तो रस्सी खिंच जाएगी, जो दोनों ही हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और ऐसा कई बार होता भी है। अगर आपने दो छोटे बच्चे पकड़ लिए, मतलब खेलने के लिए कॉलोनी में, बेटा एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा, उसको बोला ये दूसरे का हाथ पकड़, और आपने छुक छुक रेलगाड़ी करी, तो पूरी रेलगाड़ी साथ चलती है बेटा। समझ में आ रहा है क्या? वो बात अलग है तुम बहुत तेज भागे तो बेचारा जो कमजोर कड़ी होगा वो वहीं लौट जाएगा, समझ में आ रहा है? अदरवाइज वो दोनों साथ साथ ही चलने वाले। अब देखिए ना, ट्रेन का एग्जांपल देख लीजिए, है ना? ट्रेन में ऐसा थोड़ी है कि डिब्बा पीछे रह गया और इंजन आगे चला गया, आशुतोष चिल्ला रहा है ए मुझे भी ले जाओ, ऐसा नहीं होगा आशुतोष। वो बात अलग है आशुतोष प्लेटफॉर्म पे ही कुछ कर रहा हो तो। आशुतोष तुम्हारा भरोसा नहीं है, मुझे तो कई बार ये लगता है बाबा का भेज धर के प्लेटफॉर्म पे चला जाता होगा, बच्चा क्या दिक्कत है तुझे? तुम बाबा बन तो सकते हो यार, मतलब बोलने की कला तो है तुम में, और ठग तुम शक्ल से लगते हो तो। आप समझ रहे मेरी बात? हाँ। तो जब तक रस्सी टाइट है और दो डब्बे कनेक्टेड हैं तो दोनों साथ चलने वाले हैं। दोनों कैसे चलने वाले हैं? साथ। मतलब दोनों का एक्सीलरेशन कैसा होने वाला है? सेम। कैसा होने वाला है? सेम। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इतनी बात समझ गए बच्चे, अच्छा लगा, नाइस। अब अगर इतनी बात समझ गए तो फिर तो ये सवाल आपको आ ही जाना है। अब इस सवाल की इमेज अलग से एक बार उठा लेते हैं। इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा, है ना? आप बताना कौन सा आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, फिर अपन आगे से उसको फॉलो करेंगे। मतलब खैर वो आपके बोलने पर डिपेंड भी नहीं करता, पर फिर भी अपन आगे से उसको फॉलो करेंगे। अरे क्योंकि आप कौन सा बोलोगे मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है? चलिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाने को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको फिजिक्स में, मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने आते हैं तो आप सवालों को डील कर ले जाएंगे। सर फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या, देख लेते हैं। अच्छा बेटा, ये जो सिस्टम है ना, अभी आप इस पे ग्रेविटी मत लगा देना, ये हवा में नहीं लटके हैं ब्लॉक की सर नीचे गिर जाएंगे। ये किसी टेबल पे रखे हुए हैं, ये किसी टेबल पे रखे हुए हैं, ठीक है? जैसे जैसे फोर्सेस बढ़ते जाएंगे मैं खुद दिखाता चलूंगा, आप रिलैक्स करें, आपको अभी यहाँ ग्रेविटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये 5 kg वाला डब्बा बना रहा हूँ, पता नहीं मैंने ये डायग्राम क्यों दोबारा बनाया, बहुत दिक्कत है मेरे साथ बेटा, पागल हो गया हूं मैं। बच्चे कह रहे हैं पहली बार सर, पहली बार कुछ आपने ऐसा बोला जो दिल को छू गया। पागल तो है तू। ठीक है बेटा, यही बोल लो, तुम श्राप लगेगा तुम्हें, और कुछ नहीं है। नंबर तुम्हारे वैसे भी नहीं आते, अब और नहीं आएंगे। बोल लो, तुम यही बोल लो टीचर के बारे में, और क्या। 5 kg, ये कितना है बेटा? 3 kg, ये कितना है बेटा? 2 kg। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी बैचेस में रिस्पांस फास्ट है, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा आपकी, उनका बैच का सिलेबस आपसे आगे होता जा रहा है, आपका उनसे पीछे होता जा रहा है। मतलब मैंने ये नोटिस किया, सेम कंटेंट जब मैं दूसरे बैचेस में बता रहा हूँ, उधर थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, इधर थोड़ा स्लो हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा ऐसा, मतलब मैं फास्ट पढ़ाऊंगा चलेगा? अरे नहीं, पूछ रहा हूँ, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ बेटा, तब ठीक है। इधर से कितना फोर्स लगा है बेटा? 20 न्यूटन। चलिए पहले इससे मैं टेंशन में मान लेता हूँ T1। इन्होंने T1 किसको माना है अब पता नहीं, चलिए मैं इसी को मान लेता हूँ T1। क्या मान लिया? तो 3 kg पे भी टेंशन मैं ऐसे दिखाऊंगा, और क्या लिखूंगा? ध्यान रखना, टेंशन जिस पे दिखाते हो हमेशा उससे दूर दिखानी है, सॉर्टेड है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आलतू फालतू। जिस पे टेंशन दिखानी है उससे हमेशा दूर दिखानी है। और सेम रस्सी, सेम रस्सी, सेम टेंशन, T1 T1। आया समझ में? लेकिन देखो बीच में ब्लॉक आ गया, तो इसमें टेंशन T1 मान सकते हो क्या? नहीं, क्या मानना पड़ेगा? T2।
इस पे भी कितना, और कोई फोर्स बचा है? बचा है 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का डायरेक्टली लग रहा है इस पे, है ना, ऐसे इस पे 20 लग रहा था। ये जो डायग्राम आपने बनाया है ना, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम। देखते हैं कितना क्या एक्सेलरेशन होगा। अपने कॉमन सेंस से मुझे बता सकते हो कि सिस्टम किस तरफ जा रहा होगा, राइट में कि लेफ्ट में? ऑब्वियसली राइट वाला फोर्स बड़ा है, राइट वाला फोर्स बड़ा है। जस्ट लाइक टग ऑफ वॉर, है ना, दो लोग खींच रहे हैं, एक 20 न्यूटन से, एक 40 न्यूटन से, तो 40 न्यूटन वाले की तरफ चली जाएगी टग, ठीक है। तो भैया इधर देखें, मतलब सिस्टम राइट में जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन राइट में ए है, इसका भी राइट में ए है, और इसका भी राइट में ए है, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं इन सवालों में। क्या यूज करते हैं? न्यूटन सेकंड। क्या सिखाया था मैंने? एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं सिखाता हूं बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या सिखाता हूं? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ है तो कौन बड़ा होगा, T1 की 20? अरे इतनी देर कैसे लगा दी बेटा, हाँ जल्दी बोलो ना। सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब डब्बा इस तरफ जा रहा है, तो बड़ा कौन होगा, T1 की 20? T1। इसमें सोच क्या रहे थे? तो नेट फोर्स कितना लिखोगे, T1 माइनस 20। अरे नेट नहीं समझते हो क्या? 10 न्यूटन 5 न्यूटन का नेट कितना, 5। किस तरफ, इस तरफ, वही तो लिख रहे हैं। नेट फोर्स क्या होगा, T1 माइनस 20 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो T1 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स A, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए एक्सेलरेशन इस तरफ है, T1 बड़ा T2 बड़ा, तो T2 माइनस T1 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। कौन बड़ा? 40 माइनस T2 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 दिखाई दे रहा है क्या? T1 T2। देखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए। आपको दिख गया सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है? शायद दिख गया हो। 1 + 2 + 3, नहीं फिर तो सारे ही कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ सही बात है, सही बात है, सारे कैंसिल हो गया और A निकल आया, ठीक है, कर दो ऐड। समझ गए ना, कैलकुलेशन करनी है, और हमेशा ऐड करोगे तो टेंशन कैंसिल होगा, ध्यान रखना हमेशा। जैसे ही मैं 1 + 2 + 3 करूंगा, देखें इधर लिखा है, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, T1 माइनस 20, इक्वेशन 2 पकड़ो, क्या लिखा है, T2 माइनस T1, 3 पकड़ो, क्या लिखा है, 40 माइनस T2। अब RHS पे आ जाओ, 5A 3A 2A, 10A हो जाएगा क्या? देखो कटिया लो बेटा, कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो T2 T2 T1 T1 कट गए हो क्या? अच्छा कितना बचा, 40 में से 20 गया तो 20 बराबर 10 इंटू A, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैच हो रहा है क्या? हाँ मैच हो रहा है, एक्सेलरेशन हमारा मैच हो रहा है। पर अभी सवाल में थमना नहीं है गाइस, क्या करने का है, T1 और T2 भी निकालने का है। मेरा बच्चा तो स्मार्ट है यार, उसे तो समझ में आ गया, सर अगर एक्सेलरेशन निकाल दिया, यहाँ पुट करके T1 आ जाएगा और यहाँ पुट करके T2 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 इज इक्वल्स टू 5A + 20, 5 इंटू 2 + 20 कितना आ रहा है, 30। तो T1 आ गया मेरे बच्चे 30 न्यूटन। देखो जरा इनका भी T1 30 है क्या? हाँ, मतलब इन्होंने T1 यही मान रखा है। अगर इन्होंने यहां माना होता तो हमारा T2 उनका T1 हो जाता। बताओ हमारा T2 उनका T1 हो गया। सुनने में ही अजीब लग रहा, कोई बात नहीं। क्या आप ऐसे T2 निकाल लेंगे? फ्रॉम 3 T2 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2A, 40 माइनस 2 इंटू 2, 36 आ रहा है क्या? 36 आ रहा है ना। T2 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2A, एक्सेलरेशन है 2।
को जला। नहीं बेटा, गलत क्या होता तो A2 कैसे आता? नहीं नहीं, सबसे सही आना चाहिए बेटा, सबसे सही आना चाहिए, ऐसे नहीं होता मैथ्स में। कैसी बातें करते हो? 40 माइनस T2 बराबर 2 इंटू A, तो T2 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2A। ठीक है, 40 माइनस 2 इंटू 2। चलिए मैं सेकंड से भी सॉल्व कर रहा हूँ, शायद उसमें गलत दिया हुआ है, देख लीजिए। सेकंड से सही आ रहा है, 36 ही आ रहा है, तो बस सही कर लो, गलत दिया उसमें। बताओ, बच्चे ये नहीं कि चेक कर लें, बच्चे कह रहे हैं सर सेकंड से सही आ रहा है। ऐसे नहीं होता है, सबसे सेम आता है। करो 36 करो उसे, ठीक। 36 न्यूटन। इससे भी निकालोगे तो देख ही लो, T2 बराबर T1 प्लस 3A, 36 ही तो आ रहा है, सेम आता है, सबसे ही सेम आता है। ठीक है, आप तो कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, जरूरी थोड़ी आंसर की मैं हमेशा सही दिया हो। करेक्ट कर लो ऊपर, 36 करो उसे। चलिए अब मैं आपको सिस्टम पढ़ने वाला मेथड सिखाता हूं। अगर आपको सिस्टम चूज करना आ गया फिजिक्स में, क्या चूज करना आ गया? सिस्टम, तो आप सिस्टम पढ़ देंगे बेटा। लेट अस गो फॉर इट। है ना, बीच में ये डायलॉग वायरल हुआ था ना, भाइयों सिस्टम पढ़ देंगे। चले आगे। तुम लोग छाप रहे हो क्या? छाप या टैब है ना तुम्हारे पास अब, इसीलिए स्पीड कम हो गई है। गलीच लोग, छापने को नहीं बोला था, डाउट पूछने का टाइम दिया था। बच्चे कह रहे डाउट, और हमें सर कौन से प्रकृति बैच से आ रहे हो? अरे ये स्लाइड क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं? लिखने दिया इसलिए हो रहा है। अरे यार बेटा, तुम लोग तो बड़े श्राप लगाने वाले बच्चे हो गए हो। रुकते हैं बेटा, 1 मिनट रुकते हैं। चलो चल तो रही है, मुझे तो सवाल कराने से मत। अरे इरेजर नहीं आ रही, चलो कोई नहीं, इरेजर नहीं आ रही तो क्या। सिस्टम बता दो जरा जल्दी से, पहले वाले का मास कितना था? 5 kg। यार ये डिजिटल बोर्ड से ना ड्राइंग खराब हो गई। मेरे ब्लॉक्स इतने शानदार बनाता था ना मैं पहले यार, जब से डिजिटल बोर्ड शुरू हुआ है। कि दूसरा कितना है? पूरा मेरा डिजाइन खराब हो गया यार। इधर कितना है? इधर शायद 40 न्यूटन था, और इधर क्या था? अब देखो, आपको अच्छा लगना तो चाहिए, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। फिर पहले मैंने क्या करा? सिस्टम सिस्टम सिस्टम, तीनों को अलग बनाया। तीनों को क्या किया? लेकिन मेरे को तो पहले से ही पता था तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, तीनों का एक्सेलरेशन। तो जब आपको ये चीज सवाल में इंट्यूशन हो जाए कि तीनों का एक्सेलरेशन तो सेम है, तीनों साथ चलने वाले हैं, तो आप क्या करो, इस पूरे को क्या मान लो? सिस्टम। इस पूरे को क्या मान लो? सिस्टम। अब आपको पूरा फ्री बॉडी नहीं बनाना, केवल किसने का बनाना है? सिस्टम। अब अगर आप इस पूरे को मानते हैं सिस्टम, तो सिस्टम का मास कितना? सिस्टम पे इस तरफ फोर्स कितना? बेटा इस तरफ फोर्स कितना? नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बताओ किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट? राइट ऑब्वियसली। 40 माइनस 20 बराबर 10 इंटू ए। 20 बराबर 10 इंटू ए, ए बराबर 2। अरे बोलो यार, तो आपके कितने सारे स्टेप बच गए। 3 इक्वेशन लिखना, तीनों को सॉल्व करना, सब कुछ बच गया, सब कुछ बच गया। तो इसीलिए सिस्टम मानना अगर फिजिक्स में आ जाए तो आप सवाल कर लेंगे जल्दी। तो आप क्या कर लेंगे? सवाल जल्दी कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, ये तो आधा हिस्सा है, टेंशन नहीं निकाली। अरे निकाल लो ना यार, एक्सेलेरेशन निकालने में तो टाइम ही नहीं लग रहा ना, अब एक्सेलेरेशन तो हाल आएगा। अरे यार, टेंशन के लिए डब्बा पकड़ लो, इसको पकड़ लो। चलो 5 kg का डब्बा है, इस तरफ कितना फोर्स है? 20। इस तरफ मान लिया T1।
और एक्सेलेरेशन तो मेरा बच्चा निकाल चुका है, 2 आ रहा है और इस तरफ आ रहा है, तो कौन बड़ा, T1 की 20? तो T1 माइनस 20 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, T1 बराबर आ गया 30, खत्म। अरे बोलो ना, अभी और सवाल करेंगे, धीरे धीरे और सवाल करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा बोलिए, वॉशरूम जाना है? हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ फ्रिक्शनलेस माना है, बिल्कुल बिल्कुल, फ्रिक्शन आएगा तब फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। हीरो बन रिया, देख रहा हूँ फ्लेक्स मार रिया। समझ में आ गया होगा यार, दोनों मेथड आ गए ना। हाँ दोनों आने चाहिए आपको, इंडिविजुअली इक्वेशन लिखना भी आना चाहिए और सिस्टम मानना भी आना चाहिए। आप शुरुआत में हर अप्रोच से सवाल करें, घर पे जितने बुकलेट के सवाल हैं सबको दोनों तरीके से करने की कोशिश करें, बहुत क्लैरिटी आएगी उससे आपको। अब ये चेंज हो जाए भगवान प्लीज, चलो हो गया। कुछ एम्प्टी स्लाइड्स हैं बेटा, मैं डिलीट कर दूं एक बार। इसका मेथड 2 आगे आ गया, उसको नीचे ले आओ एक बार, ठीक है। ये मेथड 1, ये मेथड 2 सिस्टम वाला, ठीक है। अब और सवाल करेंगे, चलिए देखते हैं बेटा, और प्रश्न देखते हैं। और एग्जाम्पल दिया है इसमें? अभी नहीं दिया है। नॉर्मल का सवाल करते हैं। मैं इसका एक सवाल आपको करने दूं क्या? अभी करोगे क्या? फ्री बॉडी बनाना सीखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स वाले हैं, अभी सीखेंगे बारी बारी से। पहले मैं सिर्फ टेंशन का एक सवाल देना चाहता हूँ, सिर्फ टेंशन का। हे डी डी हाँ, ये रहा, सिर्फ और सिर्फ टेंशन का। ऐसा एक सवाल पहले भी किए हो बेटा? चलो चटकाओ इसको। जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं बेटा, फटाफट थोड़ा सा। जल्दी करिए, सिर्फ 1 मिनट है, अगर 1 मिनट में हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व करा रहा हूं। हो गया? किससे हो गया? कुछ लोग सजा सजा के डायग्राम बनाने लग गए, अरे यार। जल्दी सॉल्व करो। बेटे टाइम इज अप। नहीं बेटा, इस सवाल में इतना ही टाइम देना चाहिए। चलो अब इधर देखो, जल्दी हो गया। तुम लोग बहुत गंदे हो यार। मास कितना दिया है? 10 kg। लेंथ ऑफ द रोप कितनी है? 2.8। मिड पॉइंट पे फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लगा दिया? ऑब्वियस ही बात है, कोई चीज सीधी लटकी है, आप ऐसे खींचेंगे तो तिरछी तो हो ही जाएगी, यही किया गया है। सीधा लटका था, उसको सीधा खींच दिया 98 न्यूटन से, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? वही पूछा है एंगल। लेकिन कितने अच्छे लोग हैं, क्या लिख दिया इन्होंने? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स बराबर 0 और नेट टॉर्क बराबर 0। टॉर्क अभी नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं तो आपको इक्विलिब्रियम का मतलब बता रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स बराबर 0। और ये पहले भी तो बताया यार, फोर्स बैलेंस करना है। क्या करना है? फोर्स। सोचो ना, अगर ये सिस्टम कहीं नहीं जा रहा तो इस पर लगने वाले फोर्स कैसे होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। तो आप देखें ध्यान से, अगर मैं इस वाली रस्सी में टेंशन T1 मान लूं, क्या मान लूं बेटा? तो यहाँ पे T1 का कौन सा कंपोनेंट, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट? क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू दिस, बोलो, एंड इट मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। मुझे लगता है अब तो कर लोगे, हो पाएगा। बस इक्वेशन सॉल्व करना है, कर लोगे आप इक्वेशन सॉल्व? ठीक है, लेंस का यूज कर लेना, ठीक, घर पे ट्राई करना। बस इतना लिख लो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इतना लिख लो बस जल्दी से। मैं एक सवाल और करा रहा हूं, मैं एक्सेलेरेशन वाला एक सवाल करा रहा हूं।
इक्विलिब्रियम वाला आप करना, डिफरेंट होता, वहीं आ रहा है। देखिए डिफरेंट वाली चीज देखते हैं, टेंशन और एक्सेलेरेशन वाले सवाल देखते हैं। मास पुली प्रॉब्लम्स, हाँ ये रहा। इसमें लीनियर सिस्टम कराऊं पहले आपको, तब मजा आएगा। ये रहा। अभी आपने एक सवाल किया था बेटा, है ना? अरे बोलते नहीं हो। चलो ये वाला करो, 8th वाला। जल्दी से एक्सेलेरेशन तो एक लाइन में निकाल के दे दो यार, बिना पेन चलाए। -10। अबे 10 बोलो ना, माइनस प्लस क्यों बोलने लग गए? हाँ ठीक है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट बोल दो। एक्सेलेरेशन समझ गए? इसने गलत निकाला है ना? हाँ गलत बोल रहा है, वाह बेटा। एक्सेलेरेशन 5 है। सिस्टम पाड़ दिया कि नहीं? हाँ वही इंपॉर्टेंट है। देखो गाइज, जब आपको पता है कि इन तीनों को साथ में चलने का है, तो इन तीनों को क्या मान लो? सिस्टम। और जब सिस्टम मान लिया, तो अब सिस्टम पे देखो, नेट फोर्स 100 इधर है, 50 इधर है, तो सिस्टम किधर जाएगा? इस तरफ। तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। साफ साफ दिख रहा है, एक्सेलरेशन 5 आ रहा है। ठीक है, 3 इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लगे तो घर पे तो बनानी है, घर पे तो बनानी है, सॉल्व करना ही है। तीनों इक्वेशन लिख के, तीनों को ऐड करके, और फिक्स है हमेशा तीनों को ऐड करके आंसर आएगा। 4 ब्लॉक होंगे तो हमेशा चारों को जस्ट इमेजिन ना, क्योंकि सारे टीज कैंसिल हो रहे होंगे। इक्वेशन लिखोगे ही ऐसे कि सारे टीज में प्लस माइनस आ रहा होगा, और जोड़ोगे तुरंत एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। फिक्स पैटर्न होता है, इसीलिए तो ये काम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन कहीं पे है नहीं, क्योंकि टेंशन बचता भी नहीं है। आप नोटिस करो, तीनों इक्वेशन बना के जब ऐड किया तब ये लाइन आई थी, समझ आ रहा है? और ये लाइन हम डायरेक्टली लिख पा रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बता दूं डिटेल में, सुनना चाहोगे ना? क्योंकि न्यूटन साहब ने बोला था एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। कैसा? और जब आपने इनको सिस्टम मान लिया, तो इनके अंदर की खींचतान तो इंटरनल हो गई, और कभी भी इंटरनल फोर्सेस पे सिस्टम का एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता। इसीलिए आप पूरे को सिस्टम मान के सॉल्व कर पा रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो जब भी कॉमन एक्सेलरेशन आपको पता चल जाए और सिस्टम कनेक्टेड हो, तो आप समझ जाओ बीच वाले फोर्सेस का कोई रोल उसमें होने वाला नहीं। प्रूफ है, आपके सामने प्रूफ है बेटा, बोलने वाली बात नहीं है। तभी तो हम न्यूटन थर्ड लॉ में सिर्फ, न्यूटन सेकंड लॉ में कौन से फोर्स लिख रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन से? हाँ, और जैसे ही आपने इसको सिस्टम माना, तो 100 और 50 इसके लिए एक्सटर्नल हो गए, बाकी कैसे हो गए? इंटरनल। आपसी मामला है घर का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? हाँ, बाकी आप घर पे करना, टेंशन निकाल लोगे घर पे। हाँ ठीक है जी बेटा, ऐसे ही दिया हुआ है ये तो पागल बनाने के लिए। ठीक है, चले आगे, कर लोगे ना? मैं आज होमवर्क दूंगा, घर पे जाके चटकाना। अब मुझे नया फोर्स समझाने दो। नया फोर्स कौन सा है इसके बाद? हाँ, सारे फोर्सेस समझ लो, तब सवाल बनाने में अच्छा लगेगा आपको। नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल शब्द का अर्थ क्या होता है? परपेंडिकुलर। शाबाश बेटा, तो नॉर्मल फोर्स के बारे में सीख रहे हैं। ऑलवेज एक्ट्स, कैसे लगता है बस वो पता होना चाहिए। ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस। ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस। कब लगता है? एक्ट्स व्हेन objects try to push each other or occupy same space अच्छा, नेचर कैसा होगा इसका? ऑलवेज पुशिंग। ऑलवेज कैसा होगा? पुशिंग। समझते हैं इस बात को।
चलिए ये है m1 और ये है m2, ये है m1 और ये है, ऑब्वियस सी बात है, आपको देख के समझ में आना चाहिए कि अगर m2 m1 के ऊपर है तो वो दबाव डाल रहा होगा, मतलब पुश करने की कोशिश कर रहा होगा, या ये कह लो कि सेम स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। हाँ सही बात है, m1 हटाओ, m2 m1 की जगह आ जाएगा। m1 किसका, m2 कहाँ आ जाएगा, m1 की जगह आ जाएगा। तो हर तरीके से सोच सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं या सेम स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय एक फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स, जैसे ऐसे इसको पुश कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल फोर्स, दिस इज ऑल्सो, और ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट फोर्स है बेटा, ये सभी कॉन्टेक्ट है, कल बताया तो था कॉन्टेक्ट फोर्स में 4 सिलेबस में है, टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग और फ्रिक्शन, ये चारों कॉन्टेक्ट फोर्सेस है। ठीक है, देखिए अब मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, मैंने क्या बताया था, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखाना, ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखाना, उसको क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। बनाते हैं, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m1 और ये m2। बेटा जब भी आप फ्री बॉडी बनाते हैं ना, एक फोर्स तो तुरंत दर्शा दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि बॉडी है तो वेट है, बॉडी है तो वेट है, बॉडी है तो वेट है, कांटेक्ट है तो नॉर्मल है, रस्सी है तो टेंशन है। बॉडी है तो वेट है, कांटेक्ट है तो नॉर्मल है, और रस्सी है तो टेंशन है। तो सबसे पहले m1 को देखो, m1 को धरती माता प्यार देंगी, बिल्कुल देंगी, कितना प्यार देंगी, mg। m2 को भी धरती माता प्यार देंगी, हाँ कितना प्यार देंगी, m2g। अब जरा देखो m2 ने किस किस को छुआ, m2 ने किस किस को छुआ, m2 ने सिर्फ m1 को छुआ, m2 ने सिर्फ, तो एक ही कांटेक्ट फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा m2 पे, नीचे की ओर कि ऊपर की ओर, गलत, ऊपर की ओर। किधर लगेगा, है ना। अब देखो कॉमन सेंस, m2 पे ग्रेविटी भी तुम नीचे चिल्ला रहे हो और कांटेक्ट फोर्स भी नीचे चिल्ला रहे हो, तो m2 को नीचे जाना था ना। फिर तो तुम अगर एक ही डायग्राम में दो फोर्सेस ऐसे दिखा दे रहे हो तो ये बैलेंस हो गए कि अनबैलेंस हो गए, तो क्या ये सिस्टम कभी रुक पाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। एक्सेलरेट कर रहा है क्या, इस टेबल पे ये बॉटल रखी है, एक्सेलरेट कर रही है क्या, इसका मतलब फोर्स बैलेंस होने चाहिए थे ना। तो एक तो इस हिसाब से बोल सकते थे, दूसरा बेटा मास्टर पहले ही लिख के दे चुका है, ऑलवेज एक्स परपेंडिकुलर एंड ऑलवेज पुशिंग। तो m2 को पुश करना है तो ऐसे पुश करते हैं, पुश कैसे करते हैं, ऐसे बेटा। आपको पुल और पुश का मतलब नहीं पता है क्या, है भैया, हाँ। किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे करना मतलब पुल करना, और ऐसे करना मतलब पुश करना। नहीं आई बात समझ में, हाँ। या फिर कॉमन सेंस एक्सेलेरेशन वाला लॉजिक सोच लो, तो नॉर्मल रिएक्शन का सिंबल n है, तो नीचे नहीं लगेगा बेटा, कहाँ लगेगा, ऊपर। हाँ लगेगा नीचे की तरफ से ही, पर मैंने ऊपर दिखाया है वेक्टर। अरे यार, 1 एक कांटेक्ट था तो यहाँ 1 मान लिया, क्या मान लिया, क्योंकि यहाँ भी कांटेक्ट फोर्सेस दिखाऊंगा तो 2 मान लेंगे, वहां क्या मान लेंगे, 2। नहीं आई बात समझ में। अगेन फ्री बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखाना। जब भी मासेज आए तो एक फोर्स तो हमेशा बना देना mg, कौन बना देना। अब देखो कांटेक्ट कहाँ कहाँ है, m1 को m2 को किस किस ने छुआ, सर m1 ने छुआ, ठीक है धक्का दे दो। ऑलवेज पुशिंग इन नेचर, ऑलवेज पुशिंग इन नेचर। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी लॉजिक वाइज ऑल्सो कि ये दोनों बैलेंस करेंगे तभी ये रुका हुआ है, ये दोनों बैलेंस करेंगे तभी ये रुका हुआ है, यस। अब आ जाओ m1 पे, m2 भाई तुमको ऊपर किसने धक्का मारा, m1 ने, तो तुम न्यूटन का थर्ड लॉ लगा के किसको धक्का मार दो, अरे m1 को, m2 खुद को धक्का कैसे मारता है कोई, अबे कैसी बातें करते हो यार, थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोलो। अगर m1 ने m2 को ऊपर धक्का मारा है तो m2 m1 को नीचे धक्का मारेगा, एक्शन रिएक्शन। हाँ अगर इस पे m1 ने n1 लगाया तो m2 भी m1 पे n1 लगाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। इनफैक्ट जिस भी ऑब्जेक्ट पे दिखाते हैं टूवर्ड्स दिखा, मैं लिख दूं क्या, लो लिख देता हूं, अच्छा, ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। कैसे दिखाओगे, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट।
तभी धक्का दे पाओगे। टेंशन कैसी थी, अवे, नॉर्मल कैसा होगा, टुवर्ड्स। ये तो याद रख लोगे, अब तो नहीं दिक्कत होगी फ्री बॉडी बनाने में। लॉजिक काम नहीं करे तो लैंग्वेज काम करे, फिर ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो जब M1 पे नॉर्मल दिखाएंगे तो नीचे की ओर। M1 से पूछा बेटा और किस किस ने छुआ, बोला सर इसी ने छुआ था, तो ऊपर लगा दिया। बोला धरती माता भी छू रही है, हाँ सही बात है, तो धरती से भी तो एक नॉर्मल मिलेगा। अरे बोलो यार, उसको बोल दो N2। क्या बोल दो, सर ऊपर क्यों बनाया, बोला ना ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ बनाना है नॉर्मल। कैसा बनाना है, ऑब्जेक्ट की तरफ। अब तो सॉर्टेड है, जुगाड़ भी बता दी, लॉजिक भी बता दिया, कुछ तो याद रख लो। सवाल सॉल्व करें, सॉल्व। मान लो आपसे N1 और N2 की वैल्यू पूछता, तो आसान है यार। N1 इज इक्वल्स टू M2G, N1 इज इक्वल्स टू, तभी तो कहीं नहीं जा रहा है, सिस्टम रखा हुआ है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है चुपचाप। इस पे भी बैलेंस कर दो। इस पे कैसे लिखोगे, हाँ नीचे वाले फोर्सेस बराबर ऊपर वाले फोर्सेस। नीचे मतलब जो नीचे लग रहे हैं, नहीं, नीचे मतलब जिनकी डायरेक्शन नीचे की ओर है अंकल। किन किन की डायरेक्शन नीचे की ओर है, M1G प्लस N1 इज इक्वल टू N2। N1 अभी अभी फाइंड आउट किया है, कितना है N1, M2G, तो M2G इज इक्वल्स टू N2। तो यहां से N2 कितना आ गया, M1 प्लस M2 इंटू G। तो नॉर्मल्स निकल आए। यही पूछता है व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। समझ गए। अब आशुतोष की गोदी में सौजन्य बैठ जाए तो कितना फोर्स लगेगा, निकाल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का मास पता होना चाहिए, बस दोनों का मास पता होना चाहिए, बस हो गया। चले आगे। नहीं बेटा ये सब काम तुम करना, तुम दोनों को तुम्हारा मास भी पता होगा, घर जाके यही सब करना, ठीक है, निर्लज्ज नालायक। अब देखिए बेटा मेथड 2, क्या देखेंगे मेथड, पता नहीं यार कैसे लग गया, सच में बेटा, हाँ यार कुछ तो हुआ होगा, मुझे अभी याद नहीं। नहीं पहले फ्लो बिगड़ जाएगा। देखो समझो, ये भी मैंने कैसे सॉल्व किया, अलग अलग डब्बा मान के। कैसा मान के, लेकिन मुझे तो पता है कि पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन 0 है। अरे सिस्टम तो रखा हुआ है, सिस्टम तो क्यों ना हम सिस्टम पाड़ दें। सिस्टम कैसे पाड़ेंगे, सिस्टम ठीक से मान के, सिस्टम ठीक से मान के। लो भैया मैं पूरे को ही क्या मान ले रहा हूं, सिस्टा, पूरे को क्या मान लिया, सिस्टा। अब जब इस पूरे को सिस्टम मान लिया तो बताओ सिस्टम का मास कितना है, शाबाश M1 प्लस। तो पूरे सिस्टम को धरती माता प्यार देंगी कि नहीं देंगी, कितना प्यार देंगी, mg, मतलब वही M1 प्लस M2 इंटू जी। धरती माता सपोर्ट भी देंगी कि नहीं देंगी, देंगी। कितना N1 क्या माना था, 2 मान लो, 2 माना था ना नीचे से 2, तो आपको आंसर एक लाइन में आ जाएगा। N2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू जी। आया कि नहीं आया, आप समझे। हाँ तो सिस्टम वाली अप्रोच भी शानदार है, इक्वेशन इंडिविजुअल लिखने वाली भी शानदार है, दोनों बढ़िया है। अगेन आई वुड से द सेम थिंग कि इन दोनों ने जो आपस में छुआ छुआ करा उससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जब पूरे को सिस्टम मान लिया तो ये तो अंदर की बात है, इंटरनल फोर्स। कैसा फोर्स, समझ गए। हाँ इसीलिए अब N1 निकालना है तो वापस से M2 का डायग्राम बना लो, N1 भी निकल के आ जाएगा। आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी यार, इतनी कठिन बात नहीं है ये। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, क्या करते हैं एक, तो थोड़ा सा क्लैरिटी और आएगी। ये तो मैं करा चुका हूं, अभी कंबाइंड फ्री बॉडी बनवाते हैं आपसे, चलिए बनवा ही लेते हैं, लगे हाथ। और हमेशा फोर्स का नाम ही नॉर्मल है, तो कैसा दिखाना है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। चलिए मैं वैसे ही वाला एक एग्जांपल करा देता हूं आपको, वही वाला एग्जांपल जो बुकलेट में बना है वही कर लेते हैं। देखिए अब मेरा क्वेश्चन है, अब प्रॉपर सवाल है भैया आपसे कि ये ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है गाइज, और इस ब्लॉक का कुछ मास दिया है m। क्या मास दिया है, क्वेश्चन इज ड्रॉ FBD। FBD का मतलब
फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी फोर्सेस को दर्शाना। दर्शाइए। अच्छा मैं बताता हूं, मैं करा रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं क्या बोल रहा है हम कराएंगे ले लीजिए। ठीक, देखें जरा, मैंने अपने बच्चों को कल एक बात सिखा दी थी। अगर ये एंगल थीटा हो, अगर ये एंगल क्या हो, थीटा, जो कि दिया है थीटा, तो यहां क्या लगेगा, शाबाश, mg sin थीटा। बेटे यहां क्या लगेगा, बहुत बढ़िया सर, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स तो दर्शा दिया। अच्छा, या तो अब देखो, अगर मैं ऐसे mg बनाऊं तो आप ये मत बोलना 3 फोर्स लग रहे हैं, या तो बोलना एक फोर्स लग रहा है, या बोलना ये उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, है ना। तीनों को कैलकुलेशन में मत ले लेना बेटा, उसी के कंपोनेंट बनाए हैं, ये पहले भी बोल चुका हूं कई बार। लेकिन सर ये तो बॉडी है तो वेट है वाली बात हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये वेज पे रखा भी तो है, कांटेक्ट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। और कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट सरफेस के कैसे लगता है, परपेंडिकुलर, अभी सिखाया। कांटेक्ट सरफेस के कैसा लगेगा, तो मैं ऐसे नॉर्मल फोर्स बना रहा हूं एक, ये बन गया नॉर्मल फोर्स। बोलो क्या ये बात समझ में आई। हाँ, अब सोचो, नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, तभी तो ब्लॉक उछल नहीं रहा। आप जिस दिन फिसल पट्टी फिसल रहे हैं और उछल जाएं, समझ जाना नॉर्मल ज्यादा थी और mg cos थीटा कम रह गया। और जिस दिन mg cos थीटा ज्यादा होगा तो धंस जाओगे फिसल पट्टी में वहीं पे। आपको शायद मेरी बात नहीं आई समझ में, ये एक फिसल पट्टी जैसा ही तो है। तो जिस दिन आपका mg cos थीटा ज्यादा हो जाएगा आप उस दिन धंस जाओगे, और जिस दिन नॉर्मल ज्यादा हो गया आप उस दिन उछल जाओगे। आप फिसल पट्टी पे स्लाइड ही इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि ये वाले फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। ये बढ़िया से इस डायरेक्शन में मोशन केवल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं। हाँ, तो ये इसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये किसी के इक्वल नहीं है, ये अनबैलेंस फोर्स है। क्या है, और अनबैलेंस फोर्सेस के कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, चलिए मैं इस सवाल में वो भी कैलकुलेट करता हूं। तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। चलिए दूसरा, इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स है mg sin थीटा, तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। याद करो एक दिन एक बात बोली थी, ma कोई नया फोर्स नहीं है, आप हर बार नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो। मैंने किसी भी बॉडी पे ma फोर्स नहीं लगाया क्योंकि ma कोई फोर्स नहीं है, आप समझे नहीं। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो मैंने अगेन यही किया, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। मास से मास कट गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया, g sin थीटा। मेरे प्यारे इसको भी याद रखो, बहुत काम आता है। ऑब्वियस सी बात है, जब फोर्स mg sin थीटा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा। मास गायब कर दो क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हटाते क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अरे बोलो यार, तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे जहां फ्रिक्शन नहीं है वहां एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, जी साइन थीटा। किसी भी मतलब थीटा पता हो तब। नहीं आई आपको मेरी बात समझ में। तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, जी साइन थीटा। अब देखो मेंस ने क्या पूछा, सुन लो इधर, पहले ऊपर रख दिया, इसकी लंबाई दे दी, बोला कितनी देर में फिसल पट्टी से नीचे आएगा। इजी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की जगह डाल देना 0 और एक्सेलरेशन की जगह डाल देना g साइन थीटा। आ जाएगा आंसर, कितनी देर में नीचे आएगा। अब ऐसे कर करके कंबाइन करता चलेगा चैप्टर्स को, लॉज ऑफ मोशन प्लस काइनेमैटिक्स, ऐसे ऐसे करके मिलाता चलेगा। इज इट ओके गाइस। हाँ बोलो बोलो, कुछ अच्छा पूछ लो यार। हाँ बेटा वो करेंगे सवाल, सबर कर लो थोड़ा, चलें थोड़ा आगे चलें। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आराम आराम से, बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। चलो एक और एग्जांपल है, इसमें फ्रिक्शन वगैरह भी आ गया है, इसको यहीं पे देख लो। चलो मान लीजिए 2 डब्बे रखे हुए हैं, ऐसे कटिंग करके डिजाइन बना के ऐसे रख दिया, दोनों में नॉर्मल दिखाना है। कैसे दिखाओगे,
कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे दिखाओगे और क्या। फ्रिक्शन वाला अभी रुकते हैं, इस पे आते हैं। एक कोन के अंदर एक बॉल डाल दी, क्या डाल दी, एक बॉल, उस पे नॉर्मल कैसे दिखाओगे, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर, बना दी नॉर्मल। सर ये 4 नॉर्मल है, हाँ, क्योंकि 2 लग रही हैं बॉल पे, 2 लग रही हैं कोन पे। अबे न्यूटन थर्ड लॉ, जो आदमी नॉर्मल दे रहा होगा उसको नॉर्मल मिल भी रही होगी, उसको नॉर्मल मिल भी रही होगी। ठीक है, अब मैं एक सवाल कराऊंगा, पहले स्प्रिंग से पहले सवाल कराऊंगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, बिना सवाल के कुछ नहीं होता लाइफ में। चलो क्यों ना आपसे एक फ्री बॉडी बनवा लिया जाए, बनवा लिया जाए। नहीं नहीं यार अभी नहीं, बना तो लोगे आप, होशियार तो हो गए हो। एक टफ सवाल करा दूं, ये वाला करो सही। अरे इतनी खुशी है टफ सवाल के नाम पे, इतनी खुशी। अच्छा टफ सवाल है तो आप ही करवा दो, अच्छा इसीलिए। अच्छा अच्छा, लो हैंग हो गया बेटा, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है। सेकंड सवाल करो, चलो अभ्यास तरीका, सेकंड सवाल करो। यार मेरी क्लास में हैंग वैंग होता है यार, ये सब पता नहीं क्यों यार। E2 में जाता हूँ, वहां भी यही होता है मेरी क्लास में। E2 वाले बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं यार, आपका कंपटीशन है उनसे तगड़ा, और E1 वाले भी। हाँ हालांकि नंबर फिजिक्स में सबके वही 60, आप लोगों के ज्यादा हैं शायद आपके। E1 में एक ही बच्चे के अच्छे हैं बस, एक या 2। E2 में तो 2-3 बच्चे हैं, 85 में एक के। पेपर भी अलग था उनका, सिर्फ एक लेक वाला बस, अब वही नहीं किया। आपने किया था, शाबाश, वेरी गुड। लेक में वेव्स बन रही हैं जो, वो था आपके पेपर में? नहीं था, देखो इसे याद ही नहीं है, नशे करके आइए। सवाल करो बेटा, मुझे क्या देख रहे हो, सवाल नहीं करते तुम लोग यार। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या? बहुत आराम आराम से समझाया यार, और बहुत इजी था। टेंशन नॉर्मल 2 ही चीजें समझाई हैं अभी तक। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। उस नॉर्मल का मतलब है ज्योमेट्रिकल लाइन, बस, वो कोई फोर्स नहीं है। बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डाउट था ये, इसका कोई लेना देना नहीं था बातों से। हाँ पीछे वाले बच्चों कोई डाउट है क्या? अनन्या जी कोई डाउट है क्या? अनन्या कितने मार्क्स आए इस बार फिजिक्स में? अरे तो परेशान होने वाली क्या बात है, आप लोग डिप्रेस हो जाते हो, मुझे दूसरे बच्चों से पता चलता है। डिप्रेस मत हुआ करो, ढक्कन खोला करो, पानी भरा करो और आंखों में छींटे मार लिया करो, ठीक है, ताकि अगले टेस्ट के लिए अवेयर हो जाओ। कितने आए थे बेटा फिर भी, मैंने अभी देखी नहीं लिस्ट। ठीक है, कट ऑफ 40 है वैसे भी, शायद 35, नंबर ही नहीं है बच्चों के क्या होगी ना शफलिंग। आप में से भी जो लोग जाना चाहे जा सकते, नहीं जो लोग जाना चाहे नहीं, मतलब जिनके मार्क्स है वो ऐसा नहीं कि कोई भी चला गया। जी हाँ, जाइए जाइए जाइए, क्यों नहीं, आपकी क्लॉक सेट है, 28 से 31 होता है ज्यादा से ज्यादा। 2.5 घंटे से बैठे हो, अरे बाप रे, फिर तो जाओ बेटा। हाँ यार 2.5 घंटे से कैसे बैठा ये? सब मैं करा दूं? हाँ क्या बात है बेटा, गुड। सवाल नहीं हो रहे ना तुम लोग से? वासु बेटा आंसर निकाल दो यार। आप लोग बॉल देख के डर तो नहीं गए? आप लोग टेंशन में आ जाते हो यार। मार्क्स यार बेटा किसी के नहीं आ रहे ना। देखो होता क्या है अरे बेटा 44 इज ओके, कट ऑफ तो तो सिलेक्शन हो गया ना।
वो देखे नहीं, मेरी सिलेक्शन हो गई है। अच्छा ठीक है, क्या हो गया? अच्छा पेपर में क्या हो गया था ऐसा? हाँ ये मैंने देखा, जैसे ये बच्चा भी आया था, इसने भी बहुत छोटी छोटी गलती कर रखी थी। एक तो वो मल्टीप्लाई नहीं किया था, एक में तो पीस है। हाँ मतलब इतनी ऐसी मिस्टेक जो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपके पेपर में हो गई। हाँ सिली मिस्टेक बहुत थी, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन तो अच्छे थे देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके अलावा तो एक भी सवाल अच्छा नहीं था। उसके अलावा मिस्टेक सब छोटी मोटी हुई हैं, बहुत ज्यादा। इसने 4 क्वेश्चन उड़ा दिए। तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करें, इजी और मीडियम चीजें भी पढ़ें, केवल टफ चीजें पढ़ने से नहीं होता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि हर बार पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा सवाल बनाने की पॉसिबिलिटी है जो नहीं बनेगा, हमेशा होगा ये। तो आप कभी ये सोचे ही ना कि फुल आ जाए और ये हो जाए। आपके इस बार फुल अगर आ गए तो अगली बार हम ऐसा पेपर बनाएंगे कि आधे भी नहीं आएंगे। क्योंकि बच्चा जिस दिन ओवर कॉन्फिडेंट होता है उसकी लाइफ खराब हो जाती है बेटा। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ पढ़ते रहना है बस, और जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक। पर फिर उसका रिवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि नंबर नहीं आ रहे। बेटा यही जर्नी है और इसमें लगे रहिए बस, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लगातार पढ़ते रहिए, 2 साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डोंट एम फॉर कि 100 आए हर टेस्ट में, वो बहुत गलत एम है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। आप में से किसकी रैंक आएगी आपको थोड़ी पता है। और जेईई मेंस में रैंक लाना कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है। 2 साल कंसिस्टेंसी और प्लानिंग, पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करना। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं ये बात। जो कर लेंगे फिर अच्छी बात है, समय है अभी, जाग जाओ। आशुतोष तुम्हारी मुंडी बेटा, कभी तुम उसको ताड़ रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, क्या दिक्कत क्या है तुम्हें? तुम चारों पांचों मिलके आज इसे कूटना बेटा, और थोड़ा बहुत नहीं बेटा। हाँ कल ये टेढ़ा चलता हुआ आना चाहिए। केबिन में नहीं आना है मतलब बाहर कूट देना। क्या क्या बोल रही है, सुन नहीं पाया मैं। गलती से क्या 10 दे दिया क्या तुमने? अरे यार अब तो तुम्हें दुख हो रहा होगा। अच्छा कल फीडबैक हो गया ऐसा, तो मैं आज आपको डांट दूं फिर? अच्छा नहीं नहीं, देखो इसको मारना लेकिन फीडबैक भरने के बाद, ठीक है? साल किया आप लोगों ने, नहीं हो पा रहा। चलिए मैं हिंट कर देता हूं, हो जाएगा, देखें। चलो बोर्ड भी सही हो गया, तब से हैंग था। हाँ हाँ बेटा बता देंगे बेटा, सब बताना ही है। प्लीज गाइस इधर देखो, सवाल ऐसे करोगे बेटा, बॉडी है तो वेट है, और कांटेक्ट है तो नॉर्मल है, और रस्सी है तो टेंशन है। अब आप ये सिंप्लीफाई कर लोगे घर जाके, और क्या। आपने इसको कनेक्ट नहीं किया होगा बस बेटा, वो तो वेक्टर है ना, वो तो वेक्टर है, उसको तो पीछे डॉट से बना ही सकते हो। अब तो 3 फोर्सेस का बैलेंस करना है। कोई बात नहीं, नहीं कर पाओगे तो मैं करा दूंगा, लामीस थ्योरम से भी हो जाएगा। चलिए कल कराते हैं।